एक ही जिले के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने वहां पर भिखारियों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी थे। तो इसी वजह से अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध किया है। अब शादी के अंदर जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, सभी लोग उनको बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ जाता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ घूर घूर के देखने लगता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। हंसता हंसता वह उनसे कहता है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और इसी बात को देखकर एसपी मैडम दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, वह एकदम से पुलिस वालों को आदेश देती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी डीएम साहब पुलिस वालों को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई, तुम यह क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? क्योंकि डीएम साहब के दिमाग में चल रहा था कि यह कौन है और यह यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ और मैं इसको जेल भी भेज सकता हूँ। एसपी मैडम बार बार उसे यहाँ से भगाने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब के कहने पर वो पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था क्योंकि जब वह स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी उस भिखारी को देखकर। तो वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं। इस बात को जानने के लिए डीएम साहब उसको एक साइड में ले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है। हम लोग यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम चाहें तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। इसके बाद जो भिखारी कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात सही है, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगते हैं कि कैसे जानते हो तुम इसको और क्या कनेक्शन था तुम्हारा इससे। इसके बाद वो भिखारी कहता है कि साहब, अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर आपके पास टाइम हो तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद डीएम साहब उससे कुछ कह पाते उतनी ही देर में एसपी मैडम वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद डीएम साहब से कहने लगती है कि चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, इसके साथ क्या बातें कर रहे हो। इसके बाद डीएम साहब को और भी ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारी को वहाँ से भगाने की चेष्टा कर रही थी और डीएम साहब से उसे ना मिलने देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ और उसके बाद वह उस भिखारी से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। भिखारी कहता है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम रोशन था। रोशन, जिसके पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही होशियार था। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम कुसुम था। कुसुम और रोशन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं।
कुसुम का घर परिवार भी काफ़ी अच्छा खासा है। उसके भाई और पिता बड़े अधिकारी हैं और इसी वजह से वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है। इसके बाद जब वह अपने घर बात करती है कि उसे शादी करनी है और एक रोशन नाम के लड़के से वह प्यार करती है, तो इसके बाद उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इधर रोशन के घर वाले भी शादी करने के लिए एग्री हो गए थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रोशन अपने पिता के बिजनेस को हैंडओवर कर लेता है और उसी को वहीं पर रहकर चलाने लगता है। कुसुम आगे की पढ़ाई करना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बनना चाहती है। कुसुम पढ़ाई करती है और रोशन उसको पढ़ाई में सपोर्ट करता है। जो कुसुम होती है वो आईपीएस अधिकारी बन जाती है और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद एक जिले में अपना चार्ज संभालती है। इधर जो रोशन है वह अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती है और उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। कुसुम का भविष्य तरक्की पर हो जाता है और रोशन का भविष्य अंधकार में हो जाता है। अब कुसुम को अफसर बने हुए 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर रोशन का पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। रोशन अपने धंधे को घटता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब रोशन के घर वाले उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है, उसको आवास भी मिला हुआ है, तो तू ऐसा कर कि कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा भी मन बट जाएगा। इसके बाद रोशन अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी कुसुम के पास लखनऊ पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग थी और उसे सरकारी आवास भी मिला हुआ था। रोशन उसके पास पहुंच गया था और कुसुम भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तुम मेरे साथ रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। कुसुम अपने पति की देखभाल भी किया करती और अपने कार्य को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक से उसी जिले के अंदर एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम है विशाल, और उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली ही नज़र में उसको अपना दिल दे बैठती है और उसके बाद कुसुम के दिमाग में डीएसपी साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है। उसके बाद वह उनसे दिलो जान से प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि अब किस तरह से इससे शादी की जाए। कुसुम बार बार मौका ढूंढा करती डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उससे बात करने लगती है। यह बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है और उसके बाद डीएम साहब एक बार उससे पूछ ही लेते हैं, तो उसके बाद कुसुम अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे ही विशाल सुनता है तो उसे एकदम से ये बात बड़ी ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है पहली ही नज़र में इसे मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा दयावान थे। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही कुसुम शादी की बात सुनती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि कुसुम की पहले ही शादी हो चुकी है और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहता है और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन कुसुम का प्यार डीएम साहब के लिए कुछ ज़्यादा ही था, तो इसी वजह से वह रोशन के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई थी और रोशन को अब रास्ते से हटाना चाहती है।
इसी वजह से कुसुम एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले आती है जिन मेडिसिन को खाने के बाद रोशन की दिमाग की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। कुसुम डॉक्टर साहब से उन मेडिसिन को ले आई थी और लाने के बाद अपने पति को डिप्रेशन की दवाई बोलकर देने लगती है। वह झूठ मूठ का ड्रामा किया करती उसका ख्याल रखने का और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती और कुछ समय बाद अचानक से रोशन की दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद कुसुम रोशन को पागल खाने में भर्ती करा देती है और रोशन वहाँ पागल खाने में पागलों के बीच में रहने लगता है। वहाँ पर रहने के बाद जो दवाई उसे कुसुम दिया करती थी वो उसे नहीं मिलती है और धीरे धीरे रोशन पर उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है। कहता है कि साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती करके रखा जाता है। अब इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले डीएम साहब से शादी के लिए बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा विशाल, अब तू शादी के योग्य हो गया है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब भी अपने घर वालों को बता देते हैं कि माँ पिताजी, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वहीं की एक एसपी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब जो विशाल के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी क्योंकि लड़की एसपी थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब विशाल ने उनको उसका फ़ोटो दिखाया था तो उसे देखकर उन्होंने भी झट से हामी भर ली थी और कहा था कि ठीक है बेटा, अगर इसी लड़की से शादी करना चाहता है तो तू इसी से शादी कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं। विशाल कुसुम से शादी की बातें कर लेता है और विशाल के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय करा देते हैं। जब विशाल कुसुम से उसके घर वालों से मिलाने के लिए कहता है तो वो तरह तरह के बहाने लगा दिया करती है और उनसे मिलने से मना कर दिया करती है। शादी तय हो गई थी और शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब विशाल और कुसुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं और जब भी समय उन्हें मिला करता दोनों एक दूसरे के साथ बैठा करते और बातें किया करते। इधर जो रोशन है वो पागल खाने में डॉक्टरों को बार बार कहा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और रोशन उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये कोई बड़े डॉक्टर हैं, अगर ये चाहें तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद रोशन उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है। कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर साहब हो और आप चाहो तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, वो तो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाई थी जिनकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसकी दिमाग की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसे अब यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोशन को वहाँ से भेज देते हैं। रोशन वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी के आवास पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही घर पर पहुँचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। यह देखकर रोशन वहीं पर छुप जाता है और छुपकर कुसुम का पीछा करने लगता है और उसके बारे में जानकारियां निकालने लगता है। कुछ संतरी जो वहां पर कुसुम की सुरक्षा के लिए रहा करते थे उनसे पूछ लिया कि ये मैडम कौन है और इनके साथ ये व्यक्ति कौन है, तो वो उसे बता देते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है। इसके बाद
एक बार तो रोशन सोचता है कि क्यों ना जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है। लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी डीएम से होने वाली है और यह यहाँ की एसपी है। अगर यह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है और इसी डर के कारण रोशन उससे कुछ भी नहीं कह पाता और वहां से इधर उधर भटकने लगता है। अब जब वह अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है तो फिर उसे एक बार ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर कुसुम को ये पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ तो फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से रोशन ना तो अपने घर जाता है और ना ही कुसुम से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर के अंदर रहकर इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगता है। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली तो वह छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों और गरीबों में भी बांटा जाता है। जो शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि उसकी पत्नी कुसुम की शादी अब डीएम साहब से होने वाली है और उसका इनविटेशन रोशन को भी मिला है। इस बात को देखकर रोशन उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन पहुंच जाता है। वहां पर भिखारियों के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना यहाँ पर खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और स्टेज के ऊपर कुसुम बैठी हुई थी और साथ में डीएम साहब बैठे हुए थे। इसके बाद रोशन वहां पर जाता है और वहां पर जाकर डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है। हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा होगा। ऐसा कहकर रोशन डीएम साहब से कहता है कि सर, इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वो लड़का मैं हूँ जिसका नाम रोशन है और वो डीएम साहब आप हो जिसका नाम विशाल है। और कुसुम मेरी पत्नी थी, उससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया आपसे शादी करने के लिए। आपको अब तक यह नहीं बताया होगा कि उसकी मेरे से शादी हो चुकी है। अब डीएम साहब इसकी बात को सुनते हैं और साथ में उन्हें सारी बातें याद आती हैं कि कुसुम कैसे बार बार उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब की बात उससे हो जाए। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से रोशन पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछने लगते हैं कि यह बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वो बातें तुम्हें कैसे पता है। तो वो कहता है कि साहब, जब मैं वहां से छूटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी और तहकीकात करने के दौरान सारी की सारी बात मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बनाते थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और अब दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह कुसुम को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह कुसुम से कहने लगते हैं कि कुसुम, क्या तुम इसे जानती हो। तो उसके बाद कुसुम थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। तो रोशन कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जिससे तुमने शादी की थी और कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन कुसुम साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है और मैं इसे नहीं जानती हूँ। तभी रोशन अपने पर्स को निकालता है और पर्स के अंदर आज तक भी उसने अपना और कुसुम का फोटो रख रखा है, लेकिन वो बीच में से फटा हुआ है। इसके बाद रोशन उस पर्स में से उस फोटो को निकालता है और डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखने के बाद वह कुसुम को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं अपने पति को धोखा देने के लिए और उसके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए। एसपी मैडम को पकड़वा दिया गया था और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल जाता है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है और उसके बाद कुसुम को जेल हो जाती है। इसके बाद जो डीएम साहब थे वो रोशन की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दे देते हैं। रोशन वहां पर मेहनत करता है और अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है।
और अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पहुंच जाता है। जब अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फोन किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। डिप्रेशन के मारे वो यहाँ से कहीं निकल गया है। जब उसके घर वालों से बात की थी तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन जब रोशन अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है तो वह लोग भी अपने बेटे की इस बात को सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। इसके बाद रोशन के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से इस समाज में सर उठाकर जिंदगी जी रहा है, वरना ऐसे ही भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा जो आज इसके साथ है कल उसके साथ है। हो सकता है वो मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर एक डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और भिखारी आने के बाद डीएम साहब ने अपनी ही दुल्हन को सलाखों के पीछे कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब विशाल के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game.